हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, 1994 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि मोर देन 27 to 28 ईयर्स इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो ये कंपनी क्या काम करती है, तो देखिए एक जॉइंट वेंचर ये कंपनी है, बिरला ग्रुप और सन लाइफ एएमसी के बीच में ये एक जॉइंट वेंचर है। तो वहाँ पर जो मेजॉरिटी स्टेक है वो वहाँ पे आदित्य बिरला के पास अवेलेबल है। तो ये कंपनी क्या काम करती है, तो देखिए म्यूचुअल फंड सर्विसेज, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, यानी कि जो डिवेंचर वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो वहाँ पे कंपनी का ज़्यादा फोकस नजर आता है, और उसके बाद में इक्विटी म्यूचुअल फंड पे कंपनी का में ज़्यादा फोकस नजर आता है। यानी कि जो मेजॉरिटी ऑफ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इन म्यूचुअल फंड से ही आता है। और अगर हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में अगर हम देखेंगे, जो बड़े बड़े एचएनआई क्लाइंट्स होते हैं जिनका 10 से 15 करोड़ का मिनिमम पोर्टफोलियो रहता है, तो उनका ये पैसा मैनेज करते हैं। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस रेशियोज वगैरह 1 से 1.5% का एक्सपेंस रेशियो रहता है। तो वहाँ पे अच्छी अर्निंग वहाँ पे कंपनी को होती है। तो अब अगर हम कंपनी के कुछ वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो लगभग 11,800 करोड़ के मार्केट कैप के वैल्यूएशन पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। और आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी अभी 6 से 7 महीने पहले जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा के मार्केट कैप पे ये कंपनी लिस्ट हुई थी। यानी कि लिस्ट होने के बाद ऑलमोस्ट 5 से 6,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का कम हो चुका है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करेंगे तो अराउंड 76 रुपीज़ की यहाँ पे बुक वैल्यू है। वहाँ पर अगर आप देखोगे अराउंड 400 रुपये के लगभग ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। तो हार्डली अगर आप देखोगे 4 से 5 टाइम्स के लगभग हमें यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू का नंबर कंपनी का नजर आता है। लेकिन अगर हम डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करेंगे तो 1.37% का डिविडेंड यील्ड हमें यहाँ पे इस कंपनी का नजर आता है। देखा जाए तो अराउंड 7 से 8 रुपये का डिविडेंड पर शेयर का कंपनी ने लिस्ट होने के बाद दे दिया है। अगर हम आरओसी की बात करेंगे तो अराउंड 44% का आरओसी है। तो देखिए कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस नहीं है, एक एसेट लाइट मॉडल बिजनेस है, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव है नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आरओसी और आरओई के नंबर्स इन कंपनीज के अच्छे ही होते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे, अगर हम पी रेशियो की बात करेंगे तो 17.7 का यहाँ पे पी रेशियो है। तो इस पी रेशियो पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ साल से अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे या फिर प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ हमें वहाँ पे देखने को नहीं मिली है। तो ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे 2019 में कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर था वो था 1041 करोड़, यानी कि 1410 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का वहाँ पे था। और अगर हम अभी भी देखेंगे तो अभी भी रेवेन्यू का नंबर कंपनी का वही हमें नजर आता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बड़ी है। पहले लगभग 450 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का था, और अभी अगर हम देखेंगे तो 670 करोड़ का पूरे फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट हमें कंपनी का नजर आता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे ग्रोथ वाइज इतनी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है, और जहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रोथ अवेलेबल नहीं होती है तो वहाँ पे मार्केट उतना पी रेशियो उन कंपनीज को नहीं देता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चॉइसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर आप देखोगे आपके पास एचडीएफसी एएमसी है, आपके पास यूटीआई एएमसी है, आपके पास निप्पॉन एएमसी है। तो यहाँ पे 4 कंपनीज आ चुकी है। वहाँ पे नॉर्मली अगर आप देखोगे जो प्रीमियम वैल्यूएशन पहले एचडीएफसी एएमसी को मिल रहा था, तो वहाँ पे पूरे सेक्टर को यहाँ पे अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो एक नॉर्मल सी आती हुई हमें वहाँ पे नजर आ रही है। तो अब अगर हम यहाँ पे पिछले कुछ क्वार्टर्स के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे सितंबर 2020 से लेके मार्च 2021 तक एक अच्छी ग्रोथ हमें कंपनी के सेल्स में देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद में जून 2021 में जहाँ पे कोविड की सेकेंड वेव आई थी तो वहाँ पे थोड़ा सा नंबर गिर गया था। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे सितंबर 2021 में फिर से अच्छी सी ग्रोथ आई थी। फिर उसके बाद अगर हम 2 क्वार्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो नंबर हार्डली हमें कॉन्स्टेंट ही देखने को मिलता है। इतना ज़्यादा चेंज हमें यहाँ पे नंबर में देखने को नहीं
मिला है। बाकी अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे लगातार ग्रो हुई है, लेकिन पिछले क्वार्टर में अगर हम देखेंगे जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो अराउंड 27 करोड़ से यहाँ पे कम हुआ है। देखिए पहले 186 करोड़ पे ये नंबर था, पिछले क्वार्टर में ये नंबर 159 करोड़ पे आया था। अब ये नंबर क्यों कम आया है, तो देखिए जनवरी से मार्च की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे मार्केट काफी ज्यादा नेगेटिव थे, तो वहाँ पे जो इनकी एसेट की वैल्यू थी, डेफिनेटली अगर जो स्टॉक की वैल्यू है अगर वो कम हो जाएगी तो वहाँ पे इनके टोटल एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो टोटल जो इनके एसेट्स होते हैं उसके ऊपर ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली वो जो इनकम होगी वो कम हो जाएगी और उसी की वजह से ये नंबर यहाँ पे गिरा था। तो देखिए अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो 86.50% की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास है। तो देखा जाए तो ये जो होल्डिंग पैटर्न है इसे हमें ज़्यादा पॉजिटिव वे में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सेबी का रूल है कि आपकी लिस्टिंग के बाद अराउंड 2 से 3 साल में आपकी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग वो 75% तक आनी चाहिए। तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर्स से अराउंड 11.5% का अपना स्टेक यहाँ पे कम कर सकते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर मार्केट में अभी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और अगर इतने ज़्यादा शेयर्स अगर और आने वाले टाइम पे कंपनी के हो जाते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली जो 17 का पी रेशियो हमें देखने को मिल रहा है ये 12 से 13 के पी रेशियो पे भी ये मार्केट लेके जा सकता है। तो ये हमें थोड़ा नेगेटिविटी हमें यहाँ पे ये नजर आती है। बाकी अगर हम FIIs की बात करेंगे तो पिछले 2 क्वार्टर से लगातार उनकी होल्डिंग कम हो रही है, लेकिन अगर हम DIIs की बात करेंगे तो उनकी होल्डिंग यहाँ पे पिछले 2 क्वार्टर से लगातार बढ़ी है। और अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो उनकी होल्डिंग पिछले 2 क्वार्टर से लगातार कम हुई है। तो ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा अनअट्रैक्टिव भी हमें यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न नजर नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे जो मेन कंपनी है जिससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं वो है HDFC AMC। तो लगभग 28 के पी रेशियो पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। तो देखिए एक डोमिनेंट प्लेयर हमें HDFC AMC नजर आता है, एक अच्छे ग्रुप से वो कंपनी बिलोंग करती है वहाँ पर अगर आप देखोगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी आती हुई हमने देखी है, क्योंकि पहले ये स्टॉक लगभग 50-60 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड होती थी और अगर हम अभी देखेंगे तो अभी अराउंड 28 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। तो करंट सिनेरियो से अगर हम देखेंगे तो मार्केट इतना ज़्यादा AMC बिजनेस में अभी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम पे अगर आप देखोगे तो जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड की अगर हम बात करेंगे तो वो धीरे धीरे उनका परसेंटेज काफ़ी कम हो रहा है। तो उसकी वजह से आने वाले टाइम पे अगर इनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो नहीं होते हैं तो डेफिनेटली इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो नेगेटिव ग्रोथ में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो देखिए 412 रुपये पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, लगभग 712 रुपये पे इन्होंने अपने IPO में शेयर दिए थे। तो वहाँ से अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 300 रुपये से ये स्टॉक गिर चुका है। इन परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो मोर देन 40% का करेक्शन इसके IPO प्राइस से ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। तो ऐसे में आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो भले ही अभी 1 से 1.5% का डिविडेंड देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे इस प्राइस पे 2 से 2.5% का डिविडेंड यहाँ पे ये कंपनी दे सकती है। तो देखिए यहाँ पे ग्रोथ मुझे इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती है, उसके पीछे का रीज़न ये है पिछले 4 साल से अगर आप देखोगे जिस तरीके से यहाँ पे SIP के थ्रू इन्फ्लोज बढ़े हैं, लेकिन वो कंपनी के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इतना अच्छे तरीके से नहीं बढ़े। और कुछ जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे मेरी बात हो रही थी तो वहाँ पे कोई भी आदित्य बिरला के प्रोडक्ट को सेल करने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके अगर हम फंड के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे तो इतने अच्छे परफॉर्मेंसेज नहीं रहे हैं एज कंपेरिजन टू अदर फंड, या फिर ये जो UTI के जो फंड है या फिर निप्पॉन के जो फंड है उनके कंपैरिजन में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, तो वहाँ पे इतने अच्छे इन्फ्लोज भी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली मेरे ख्याल से ये जो 4 प्लेयर लिस्टेड है उसमें से यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज भी चीज़ें नॉर्मल रह रही है। तो एज अ होल ये जो पूरा सेक्टर है यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे जो पहले फुल सर्विस ब्रोकर्स हुआ करते थे फिर बाद में डिस्काउंट ब्रोकर्स आ गए थे तो पूरा मार्केट डिस्टर्ब हो गया था, तो वही मुझे यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप देखोगे अभी जरोदा भी इस पूरे एरिया में आना चाह रहा है। उसके अलावा अगर आप देखोगे एक नवी करके ये जो कंपनी है इनकी तरफ से भी इनोवेटिव प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे तरीके से आ रहे हैं। और इसके अलावा मिराई एस्टेट ये जो कंपनी है अगर आप देखोगे इनके फंड के परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा है जिस तरीके से इनके इन्फ्लोज हैं। उसके अलावा पराग पारिक के जो फंड है वो भी काफ़ी अच्छे अभी परफॉर्म कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे मार्केट में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे अगर एक्सचेंज रेशियोज वगैरह कम होंगे एक बार के लिए अगर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट भी अगर एक अच्छे नंबर से इनका नंबर ग्रो होता है तो उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना चाहिए। अभी के लिए डेफिनेटली मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही सही रहेगा। अभी मार्केट में करेक्शन हुए हैं, हो सकता है कि वहाँ पे 10 से 15% का करेक्शन रिकवरी हमें यहाँ पे देखने को मिले जब मार्केट रिकवर करे। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से वहाँ पे जो दूसरे स्टॉक्स होंगे वहाँ पे हमें 20 से 25% या फिर उससे भी ज़्यादा
रिकवरी हमें वहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के जो क्वार्टर फोर नहीं, जो डिटेल एनालिसिस का वीडियो है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।